हेलो गाइस, हाउ आर यू ऑल। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं एक छोटा सा टॉपिक कॉन्ट्रैक्ट लॉ का, जो कि एलएलबी के अगर एग्जाम की बात करें तो उसमें आता है। तो उसमें कॉन्ट्रैक्ट सेकंड की जब बात होती है तब ये टॉपिक है वहाँ पे डिस्कस किया जाता है। ये है कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी अंडर इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872। इस वीडियो को शुरू करने से पहले कुछ चीज़ें हैं, जैसे कि एक तो हमने है जो अपना लॉ नोट्स फॉर यू ऐप है वो लॉन्च किया हुआ है। उस पर आपको ये कोर्स है वो मिल जाएगा। स्पेसिफिकली ये वीडियो है वो मैं डालूंगा एलएलबी के जो या एलएलएम की अगर हम बात करें तो उसके अंदर जो कॉन्ट्रैक्ट सेकंड का कोर्स आता है, जो सिलेबस है उसके अंदर जाएगी ये वीडियोस। इसके अलावा अगर यूजीसी नेट लॉ की बात करें तो उसके कॉन्ट्रैक्ट के एक्ट के जो अगर वीडियो होंगे तो वो एक अलग सेगमेंट में डाले जाएंगे। उसके लिए इस वीडियो में कुछ चेंजेस होंगे, जैसे कि पीवाईक्यू बेस होगा वो, उसमें पीवाईक्यूज भी ऐड किए जाएंगे कुछ, और उसी के अकॉर्डिंगली होगा। लेकिन ये जो पार्टिकुलर वीडियो ये स्पेसिफिकली एलएलबी के स्टूडेंट्स, बीए एलएलबी के स्टूडेंट्स, इनके लिए है। और अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि जब भी नई वीडियो अपलोड हो तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। और इस कोर्स को देखना चाहते हैं तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में या फिर डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक आपको देखने को मिलेगा, तो एक बार चेकआउट जरूर करें। वहाँ पे आपको कुछ सैंपल वीडियो और ये जो पीडीएफ है ये सारे हैं वो वहाँ पे अवेलेबल होंगे, तो आप उनको चेकआउट कर सकते हो। तो चलिए बिना किसी तरीके आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। आज हमें एक मोस्ट इंपॉर्टेंट एक प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म है ये इंडियन कॉन्ट्रैक्ट लॉ का, जिसको कि हम क्या कहते हैं, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी। इंडेमनिटी का एक कंसेप्ट है वो क्या रिप्रेजेंट करता है, एक फंडामेंटल पिलर कह सकते हैं हम इसको, जो कि हमें सेक्शन 124 और 125 में दिया गया है, जो कि चैप्टर 8 में दिया गया है। ये जनरली क्या करता है, एक तरह का क्रिटिकल मैकेनिज्म है किसके लिए, रिस्क एलोकेशन कॉमर्शियल ट्रांजैक्शन के अंदर। यानी कि जहां पर मान लीजिए कोई व्यक्ति किसी को कोई पार्टिकुलर चीज सेल कर रहा है या कुछ कोई भी एग्रीमेंट कर रहा है, तो उसमें कोई रिस्क इन्वॉल्व है, यानी कि उस पार्टिकुलर थिंग्स के यूज से, या वो कोई चीज उसने खरीदी है या कोई भी ट्रांजैक्शन हुई है उसकी वजह से सामने वाले व्यक्ति को लॉस हो सकता है, कोई नुकसान हो सकता है, तो उसको कंपनसेट करने का जो मैकेनिज्म है वो इस सेक्शन के अकॉर्डिंग दिया गया है। तो देखते हैं कि इस सेक्शन में हमें क्या क्या चीजें हैं वो दी गई हैं और क्या चीजें इस सेक्शन के अंदर कवर है और क्या नहीं है, वो सारी चीजें देखेंगे। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे एज इट इज इस सेक्शन को, फिर उसको ब्रेक डाउन करेंगे उस डेफिनेशन को। तो क्या कहता है ये सेक्शन 124 इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का, ये कहता है कि एक कॉन्ट्रैक्ट बाय वन पार्टी जो कि क्या करती है, प्रॉमिस करती है टू सेव अदर फ्रॉम द लॉस कॉज टू हिम बाय द कंडक्ट ऑफ द प्रोमिसर हिमसेल्फ, एक तो खुद के द्वारा, और बाय द कंडक्ट ऑफ एनी अदर पर्सन, इज कॉल्ड कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी। अब अगर हम इस पार्टिकुलर सेक्शन को ब्रेक डाउन करें तो इसमें कुछ चीजें इंपॉर्टेंट है। एक तो लॉस आ जाता है, एक कंडक्ट ऑफ द प्रोमिसर खुद का और किसी अदर पर्सन का, और यहाँ पे पार्टी है दो। तो ये हम थोड़ा सा डिटेल में देखते हैं। तो ब्रेक डाउन सिंपल पार्ट्स में इसको किया गया है कुछ, और उसमें पार्टीज कितनी होंगी वो भी हम इसमें ब्रेक डाउन की हुई है। सबसे पहले तो क्या है, कॉन्ट्रैक्ट है एक पार्टी के द्वारा, प्रोमिस किया गया है कि वो उसको क्या करेगा, लॉस से सेव करेगा। तो यहाँ पे क्या है, एक प्रॉमिस है एक या एक एग्रीमेंट है जो कि क्लियर और एक्सप्रेस या इम्प्लाइड दोनों हो सकता है। एक्सप्रेस का मतलब क्या है, रिटन या स्पोकन हो सकता है, इम्प्लाइड उनके कंडक्ट के द्वारा हो सकता है। जैसे कि एक रिलेशन होता है अपने एजेंट और प्रिंसिपल का, उसमें एक इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट हम कह सकते हैं, तो वो उनके कंडक्ट के थ्रू हो सकता है। और सेव किससे कर रहे हैं, मेन पर्पज क्या है इस कॉन्ट्रैक्ट का, ये है लॉस से प्रोटेक्शन करना, ठीक है, फाइनेंशियल हार्म है उनको कंपनसेट करना। और लॉस है वो क्या होना चाहिए, एक्चुअल होना चाहिए, न कि कोई स्पेकुलेटिव होना चाहिए, कोई ऐसे आपने सोचा नहीं कि हाँ इतना का हो सकता है, नहीं, बस एक्चुअल होना चाहिए, मस्ट बी। एंड कॉज बाय द कंडक्ट ऑफ द प्रोमिसर हिमसेल्फ और एनी अदर पर्सन, यानी कि सिर्फ यहाँ पर ह्यूमन एजेंसी ही इन्वॉल्व है। अगर कोई ऐसा लॉस है जो कि डिजास्टर से हुआ है, एक्ट ऑफ गॉड से हुआ है, तो वो यहाँ पे है वो कवर नहीं होता, और ना ही यहाँ पे इंश्योरेंस का जो है कॉन्ट्रैक्ट है वो इसमें कवर होते हैं, ठीक है। स्पेसिफिकली लाइफ इंश्योरेंस की बात करें तो वो इसमें कवर नहीं होते। बाकी इंडेमनिटी, वो मरीन इंश्योरेंस वगैरह हैं, तो उनके लिए अलग अलग जो एक्ट है वो दिए गए हैं। जैसे कि मोटर व्हीकल के लिए मोटर व्हीकल एक्ट है, और मरीन के लिए मरीन वाला होगा, फायर वगैरह के लिए अलग अलग एक्ट हैं वो प्रोवाइड किए गए हैं, वो इसमें नहीं होंगे। सिर्फ यहाँ पे कौन से होंगे, जहाँ पे ह्यूमन इनमें एजेंसीज इन्वॉल्व हैं, जिनके थ्रू मतलब लॉस हुआ है।
कौन कौन है? एक तो प्रोमिसर खुद, हिमसेल्फ, और कोई एनी अदर पर्सन। ठीक है, अब इसी डेफिनेशन में हमें पार्टी का देखना है कि कितनी पार्टी है और क्या हम उन पार्टी को कहेंगे। तो सबसे पहले है इंडेमनीफायर। इंडेमनीफायर क्या कौन है? वो जो कि प्रोमिस कर रहा है कि मैं कंपनसेट करूंगा भाई अगर तेरे को किसी तरह का कोई लॉस होता है तो। ये दो पार्टी हैं, इनके बीच में अगर कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी हुआ है कि अगर किसी भी ट्रांजैक्शन की वजह से तेरे को लॉस हुआ है तो ये जो कौन है? इंडेमनीफायर, जो प्रोमिस कर रहा है किसको? इसको कंपनसेट करने के लिए। और ये कौन है? इंडेमनीफाइड कह सकते हैं इसको, प्रोमिसी कह सकते हैं, या फिर इंडेमनिटी होल्डर कह सकते हैं, जो कि वो प्रोटेक्शन है वो रिसीव कर रहा है। तो ये यहाँ पे मेनली क्या है? टू पार्टीज हैं। ओके, अब इसको एक छोटे से इल्यूस्ट्रेशन कहीं एक एग्जांपल के थ्रू भी देखते हैं। यहाँ पर एक व्यक्ति ए है जो कि कॉन्ट्रैक्ट करता है टू इंडेमनीफाई बी को किसके अगेंस्ट? अगेंस्ट द कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ एनी प्रोसीडिंग विच सी में टेक अगेंस्ट द बी, जो कि सी को थर्ड पर्सन है वो बी के खिलाफ ले सकता है इन रिस्पेक्ट ऑफ अ सर्टेन सम ऑफ मनी 200 रुपीज। ठीक, तो ये क्या है? कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी है। तो यहाँ पे ए कौन है? इंडेमनीफायर, बी कौन है? इंडेमनिटी होल्डर, और सी कौन है? वो थर्ड पार्टी जो कि शू कर सकता है उस सब्जेक्ट मैटर के लिए 2000 रुपए के लिए या कोई लीगल प्रोसीडिंग के लिए, जिसके लिए ये जो ए व्यक्ति है ये इसको क्या करेगा? कंपनसेट करेगा। तो इन दोनों के बीच में जो ये कॉन्ट्रैक्ट हुआ है उसको हम कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी कहते हैं। अब कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी के एसेंशियल ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं, लेकिन उसमें कुछ चीजें और है वो यहाँ पे मैं ऐड कर देता हूँ। एक तो होता है जैसे कि कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी होने के लिए एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट होना भी जरूरी है। अब वैलिड कॉन्ट्रैक्ट की जो रिक्वायरमेंट की जब हम बात करते हैं तो एक तो कॉन्ट्रैक्ट की जो डेफिनेशन हमें 2H में देखने को मिलती है, जो कि क्या कहता है कि एन एग्रीमेंट इन्फोर्सेबल बाय द लॉ इज एन कॉन्ट्रैक्ट, वो सिंपल बात कहती है। इसके अलावा अगर एसेंशियल्स की बात करें तो वो हमें सेक्शन 10 में देखने को मिलती है, जो कि कॉन्ट्रैक्ट फर्स्ट के पार्ट में LLB के स्टूडेंट ने ऑलरेडी पढ़ रखा है, जिसमें कि कुछ रिक्वायरमेंट है जैसे कि फ्री कंसेंट है सेक्शन 14 में है, लॉफुल कंसिडरेशन की बात करें तो 2D में, और डेफिनेशन और जो सेक्शन 25 है इसके बारे में डिस्कशन करता है, लॉफुल ऑब्जेक्ट होना चाहिए, कंपिटेंट पार्टी होना चाहिए एज पर द सेक्शन 11, और नॉट एक्सप्रेसली डिक्लेयर्ड वॉइड। ये कुछ हैं वैलिड कॉन्ट्रैक्ट की रिक्वायरमेंट, तो वो यहाँ पे मस्ट फुलफिल होनी चाहिए तभी ये कॉन्ट्रैक्ट होगा। फिर उसके बाद में प्रोमिस आता है कंपनसेट का, जो कि क्लियर कमिटमेंट है फ्रॉम द इंडेमनीफायर। प्रोमिस है वो है कंडीशनल भी हो सकता है और एब्सोल्यूट भी हो सकता है। और क्या चीज होनी चाहिए यहाँ पे? एक एग्जिस्टेंस होना चाहिए किसका? लॉस का, कि लॉस वहां पे एक पोटेंशियल लॉस कहें या फिर एक्चुअल लॉस है वो होना चाहिए, स्पेकुलेशन नहीं चलेगी यहाँ पे। ठीक है, उसके बाद में एक और हमने चीज देखी थी ह्यूमन एजेंसी इन्वॉल्व, ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं, जैसे कि नेचुरल डिजास्टर्स हैं, एक्सीडेंट है जो कि ह्यूमन कंट्रोल्स के बाहर हैं, वो यहाँ पे एक्सक्लूड किए गए हैं, वो इसमें इन्वॉल्व नहीं होंगे। टू पार्टी मिनिमम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, ये कुछ इसके एज पर द सेक्शन 124 के अकॉर्डिंग स्टैट्यूटरी रिक्वायरमेंट है। अब बात करते हैं हम इंडेमनिटी होल्डर है जो उसके राइट की, जो कि हमें देखने को मिलते हैं सेक्शन 125 में। सेक्शन 125 क्या कहता है कि राइट ऑफ इंडेमनिटी होल्डर व्हेन शूड, जब उसको शू किया जाता है तो उसके क्या क्या राइट होंगे। तो यहाँ पे क्या कहा गया है कि प्रोमिसी यानी कि इंडेमनिटी होल्डर इन ए कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी एक्टिंग विद इन द स्कोप ऑफ हिज अथॉरिटी। क्या चीज है? एक्टिंग विद इन द स्कोप ऑफ हिज अथॉरिटी, यानी कि वो अपनी अथॉरिटी के अंदर काम कर रहा है, इज एंटाइटल्ड टू रिकवर फ्रॉम द प्रोमिसर, यानी कि इंडेमनीफायर से वो क्या क्या चीजें हैं रिकवर करने के लिए एंटाइटल है, हकदार है। तो वो क्या क्या चीजें हैं? यहाँ पे 3 तरह के राइट उसको दिए गए हैं स्पेसिफिकली, जो कि हमें क्लोज 1, 2 और 3 में देखने को मिलेंगे। क्लोज 1 क्या कहता है? 125 का क्लोज 1 क्या कहता है कि राइट टू रिकवर द डैमेजेस। डैमेजेस का मतलब क्या है कि ऑल द डैमेजेस जो कि ही मे बी कंपेल्ड टू पे, जिसके लिए उसको कंपेल्ड किया जा सकता है किसी भी सूट के अंदर, इन रिस्पेक्ट ऑफ एनी मैटर टू विच द प्रोमिस टू इंडेमनीफाई अप्लाइज, यानी कि जहां पर इंडेमनीफाई का जो प्रोमिस किया गया था इंडेमनीफायर के द्वारा जहां पे अप्लाई होता है, और उस मैटर में किसी सूट में उसको कंपेल किया जा रहा है कोई भी डैमेजेस पे करने के लिए, तो वो सारे के सारे डैमेजेस हैं वो रिकवर करने के लिए जो प्रोमिसी है वो क्या है? एंटाइटल है। किससे? प्रोमिसर से, यानी कि इंडेमनीफायर से। ओके, अब एक एग्जांपल देखिए, अगर मान लीजिए एक एक्स व्यक्ति है वो इंडेमनीफाई करता है किसको? वाई को, अगेंस्ट द डिफेक्टिव प्रोडक्ट क्लेम के लिए, एंड जो जेड व्यक्ति है वो किसको शू कर रहा है? वाई को।
50,000 के डैमेजेस के लिए। अब वाई क्या है, ये जो 50,000 रुपये का अमाउंट है वो किससे रिकवर कर सकता है, इससे, क्योंकि इंडेमनीफाई का कॉन्ट्रैक्ट किस साथ में, इसके साथ में है, तो इससे है वो रिकवर करेगा वाई ऑन देन पे टू द जेड, यानी जेड को वो ऑलरेडी पे कर चुका है किसी सूट के माध्यम से डैमेजेस के तौर पे। ओके, तो ये इसका एक एग्जांपल है। उसके बाद में जो क्लॉज 2 है 125 का, वो क्या कहता है, वो राइट देता है, राइट टू रिकवर द कोस्ट। कोस्ट का मतलब जितने भी खर्चे हैं, ऑल दी कॉस्ट, क्या क्या चीजें इसमें इंक्लूड हो सकती हैं, विच मे बी कंपेल्ड, विच ही मे बी कंपेल्ड टू पे इन सच सूट, उस सूट के अंदर जो उसकी खर्चा है वो लग सकता है, वो कौन कौन सा तक है, वो कैसे कैसे हो सकता है, इफ इन ब्रिंगिंग, मतलब कोई सूट लाने के लिए, और डिफेंडिंग इट, और उसको डिफेंड करने के लिए, ही डिड नॉट कॉन्ट्रावेंट, और क्या क्या चीजें यहाँ पे है कंडीशन, एक तो उसने कॉन्ट्रावेंट नहीं किया है प्रोमिसर यानी कि जो इंडेमनीफायर है उसके ऑर्डर को, एंड एक्ट एज इट वुड हैव बीन प्रूडेंट फॉर हिम टू एक्ट इन एब्सेंस ऑफ एनी कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी। अगर मान लीजिए वहां पे कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी नहीं है तो भी उस साधारण बुद्धि के साथ में वो वहां पर ऐसा ही एक्ट करता, वैसा उसने एक्ट किया है। और इफ द प्रोमिसर अथोराइज हिम टू ब्रिंग और डिफेंड द सूट, या फिर जो प्रोमिसर है यानी कि इंडेमनीफायर है उसने उसको क्या किया है, अथोराइज किया है वो सूट लाने के लिए। तो इन तीनों कंडीशन के अंदर जो भी कॉस्ट वहां पे आती है तो उन सभी कॉस्ट को इंडेमनिटी होल्डर है जो इंडेमनीफायर से यानी कि प्रोमिसर से है लेने के लिए, उसके पास में उसको रिकवर करने के लिए क्या है, राइट है। कंडीशन क्या है कॉस्ट रिकवरी की, पहली कंडीशन क्या है, मस्ट नॉट वायलेट द इंडेमनीफायर्स ऑर्डर, यानी कि उसके ऑर्डर के अकॉर्डिंग होना चाहिए, और एक्ट करेगा प्रूडेंटली, मतलब जैसे कि अगर वहां पे इंडेमनिटी का कॉन्ट्रैक्ट एग्जिस्ट ही नहीं करता तो भी वो सेम एक्शन लेता, तो वैसे ही तरीके से वो यहाँ पे एक्ट करेगा। और थर्ड क्या है, उसके पास एक्सप्रेस अथोराइजेशन है इंडेमनीफायर से, यानी कि उसको अथोराइज किया गया है कि आप ये पार्टिकुलर सूट है वो डाल मतलब फाइल कर सकते हैं या डिफेंड कर सकते हैं। ओके, इन तीनों ही कंडीशन में वो जो भी कॉस्ट उस सूट के रिगार्डिंग आती है, लीगल प्रोसीडिंग के रिगार्डिंग आती है, वो कॉस्ट है वो रिकवर कर सकता है इंडेमनीफायर से। ठीक है, तो ये है हमारा सेकंड राइट। उसके बाद में आता है थर्ड राइट। थर्ड राइट की बात करें तो राइट टू रिकवर द सेटलमेंट अमाउंट। अब यहाँ पे ये क्लोज क्या कहता है कि जितनी भी सम है जो कि ही मे हैव पेड अंडर, वो उसने पेड की होगी, टर्म ऑफ एनी कंप्रोमाइज ऑफ एनी सच सूट, ऐसे किसी सूट के कॉम्प्रोमाइज में उसने सेटलमेंट में जो भी सम पे किया है वो सारा का सारा सम है वो रिकवर करने के लिए उसका राइट है। और यहाँ पे कंडीशन क्या है, इफ द कॉम्प्रोमाइज वाज नॉट कॉन्ट्रेरी टू द ऑर्डर, एक तो कॉन्ट्रेरी नहीं होना चाहिए, सेकंड क्या है, वाज वन विच इट वुड हैव बीन प्रूडेंट फॉर द प्रोमिसी, उस प्रोमिसी के लिए ऐसा होना चाहिए कि अगर उसके पास में कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी का कॉन्ट्रैक्ट है ही नहीं, उसकी एब्सेंस है, तो भी वो वैसा ही एक्ट करता वैसी सिचुएशन हो। और इफ द प्रोमिसर उसको अथोराइज हिम टू कॉम्प्रोमाइज द सूट, और यहाँ पर जो प्रोमिसर है उसने उसको क्या किया है, अथोराइज किया है कि आप जाकर के कॉम्प्रोमाइज कर लीजिए। इन तीनों ही कंडीशन में जो सेम आप सेकंड राइट में हमने पढ़ी थी, ये ऑलमोस्ट सेम तीनों कंडीशंस होंगी, तो ही यहाँ पे है वो जो राइट है उसके पास रिकवरी का राइट है, क्या, सेटलमेंट अमाउंट को रिकवर करने का, जो उसने किसी थर्ड पर्सन के साथ में सेटल किया है। ये थे कुछ तीनों राइट जो कि इंडेमनिटी होल्डर के हैं। अब हम इसमें कुछ लैंडमार्क केसेस हैं जो कि इंपॉर्टेंट होते हैं किसी भी टॉपिक के रिगार्डिंग, वो भी हम डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहला जो केस है वो कौन सा है, गजानन मोरेश्वर प्रेलकर वर्सेस मोरेश्वर मदन मंत्री, 1942 का ये केस है। इस केस के कुछ फैक्ट की हम पहले जनरली बात करते हैं। यहाँ पे क्या है कि प्लेंटिफ लीज लैंड फ्रॉम द म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन बॉम्बे, ठीक है, 99 ईयर के लिए जो लीज थी। अब ये ट्रांसफर कर देता है लीज को, लीज बेनिफिट को किसको, डिफेंडेंट को, कंस्ट्रक्शन के लिए। और डिफेंडेंट है रिक्वेस्ट करता है प्लेंटिफ को टू मॉर्टगेज द प्रॉपर्टी ट्वाइस, यानी कि 5-5 हजार के लिए 2 बार उसको मॉर्टगेज प्रॉपर्टी की रिक्वेस्ट करता है टू द सप्लायर, जो कि कौन है, केशव दास। अब यहाँ पे डिफेंडेंट है एक रिटर्न प्रॉमिस करता है टू इंडेमनीफाई द प्लेंटिफ, प्लेंटिफ है जिसने की लीज ले रखी थी उसको इंडेमनीफाई के लिए प्रॉमिस कर देता है। अब डिफेंडेंट है वो फेल हो जाता है टू ऑनर द प्रॉमिस, जब जो प्लेंटिफ है वो डिमांड करता है रिलीज फ्रॉम द मॉर्टगेज, यानी कि जब मॉर्टगेज से रिलीज करवाने के लिए कहता है उस लीज को, तब डिफेंडेंट फेल हो जाता है। तो यहाँ पे दो की इशू क्या आते हैं, क्या
जो इंडेमनिटी है वो क्लेम जो की जा सकती है बिफोर द एक्चुअल लॉस ऑकर। और सेकंड क्या है कि वाज द सूट प्रीमेच्योर सिंस नो पेमेंट वाज मेड यट, यानी कि क्या वो सूट है वो प्रीमेच्योर था क्योंकि वहां पे अभी तक कोई पेमेंट नहीं हुई थी। तो यहाँ पे जो जजमेंट है वो दिया गया था जस्टिस MC चंगला। इसमें क्या कहा गया कि जो इंडेमनिटी होल्डर है, कुछ एक प्रिंसिपल है ये आप याद रखना कि इंडेमनिटी होल्डर नीड नॉट वेट फॉर द एक्चुअल लॉस। तो यहाँ पे इंडेमनिटी होल्डर को एक्चुअल लॉस के लिए वेट करने की जरूरत नहीं है। सेकंड क्या है यहाँ पे, इफ लाइबिलिटी बिकम एब्सोल्यूट, तो इंडेमनिटी है वो कैन बी क्लेम्ड। अगर लाइबिलिटी एब्सोल्यूट हो चुकी है, ये अब यहाँ पे अराइज है, दैट इज एब्सोल्यूट, नथिंग कंडीशनल वगैरह कुछ नहीं है, एब्सोल्यूट, अब तो वहां पे क्लेम की जा सकती है। सेक्शन 124 के बारे में यहाँ पे क्या कहा गया कि ये एक एग्जॉस्टिव नहीं है, यानी कि यहाँ पर इतना ही सीमित नहीं है, इसके अंदर जो इक्विटी के प्रिंसिपल हैं वो भी अप्लाई हो सकते हैं। इक्विटी के प्रिंसिपल मतलब जैसे कि इंग्लिश लॉ में है कुछ प्रिंसिपल अप्लाई होते हैं, वो भी यहाँ पे अप्लाई किए जा सकते हैं। कोर्ट है वो डिस्टिंग्विश करती है बिटवीन द कंटीजेंट एंड एब्सोल्यूट लायबिलिटी के बीच में। और यहाँ पे अगर प्रेसिडेंट की बात करें तो वो कौन कौन से स्टेब्लिश किए गए थे, एक तो इंडेमनिटी होल्डर है वो शू कर सकता है जब व्हेन लायबिलिटी इज डेफिनेट बिफोर द पेमेंट, यानी कि पेमेंट से पहले भी आप शू है वो कर सकते हो। नेक्स्ट क्या है कि जो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी है वो वुड लूज द पर्पस, वो अपना पर्पस ही खो देगी अगर जो एक्चुअल लॉस है वो पहले रिक्वायर्ड हो गया। तो मान लीजिए आप वेट करोगे कि उसको लॉस हो पहले, उसके बाद में है वो अपना कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी है वो इन्फोर्स करे। तो मेन पर्पस क्या है कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी का, टू प्रोटेक्ट फ्रॉम दी लॉस, तो फिर वो पर्पस ही खत्म। तो ये वाले दो हैं यहाँ पे प्रेसिडेंट है वो दिए गए थे। और एक चीज इसमें और आती है कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी में, जो हमने डिस्कस किया था कि इसमें जो इंश्योरेंस के हैं वो इंक्लूड नहीं होते। बट अगर हम इंग्लिश लॉ की बात करें तो उसमें सिर्फ एक जो है लाइफ इंश्योरेंस है उसको छोड़ करके बाकी के जो इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट हैं वो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी में है वो कवर होते हैं, बट इंडिया में ऐसा नहीं है। नेक्स्ट केस लो है एडमसन वर्सेस जार्विस 1827 का एक इंग्लिश केस है। इसके फैक्ट क्या है कि जो एडमसन है जो कि क्या है एक ऑक्शनर है, इंस्ट्रक्टेड है बाय द जार्विस टू सेल कैटल, यानी कि उसको पशु हैं जो कैटल हैं उनको बेचने के लिए उसको इंस्ट्रक्शन मिली थी कि आप इनको बेच दीजिए। अब जार्विस रिप्रेजेंट करता है अपने आप को एक ट्रू ओनर, बट एक्चुअल में वो नहीं था, उसने अपने आप को ओनर के तौर पे रिप्रेजेंट किया लेकिन वो नहीं था। अब ट्रू ओनर है उसने एंडरसन इसको शू कर दिया प्रॉपर्टी को कन्वर्जन के लिए, यानी कि मिस एप्रोप्रिएशन कहते हैं उसने किया है। तो अब एंडरसन है उसने डैमेजेस पे किए एंड उसने जार्विस को है शू कर दिया इंडेमनिटी के लिए। अब यहाँ पे जजमेंट क्या आया कि जो जार्विस है वो लाइबल था टू इंडेमनीफाई द एंडरसन, यानी कि इसको प्लेंटिफ को किसके लिए जितने भी लॉसेस हैं। क्यों है, क्योंकि यहाँ पे एक इम्प्लाइड इंडेमनिटी है अराउज होती है फ्रॉम द सर्कमस्टेंसेस, जो एजेंट है यानी कि इस व्यक्ति ने इसको इंस्ट्रक्ट किया था, यानी कि ये प्रिंसिपल के तौर पे वर्क कर रहा था, ये एजेंट के तौर पे वर्क कर रहा था, तो गुड फेथ में वो था, तो इसलिए वो एंटाइटल है प्रोटेक्शन के लिए। तो यहाँ पर प्रिंसिपल क्या था कि जो इनोसेंट पार्टी है रिलाइंग ऑन द रिप्रेजेंटेशन वो एंटाइटल है टू इंडेमनिफिकेशन, यानी कि उसको कंपनसेशन है वो मिलेगा। एंडरसन को यहाँ पे नहीं पता था कि ये व्यक्ति है जो ट्रू ओनर है या नहीं है, लेकिन उसने रिप्रेजेंट अपने आप को इस तरीके से किया कि वो ओनर है, तो इसलिए ये यहाँ पे लायबल है इंडेमनीफाई करने के लिए। ओके, तो ये था सेकंड केस। अब नेक्स्ट बात आती है टाइप ऑफ इंडेमनिटी कॉन्ट्रैक्ट। शुरू में हम जब डेफिनेशन पढ़ रहे थे 124 सेक्शन, तो उस टाइम ने हमने कहा था कि ये जो है प्रोमिस हो सकता है एक्सप्रेस और इम्प्लाइड। इसी तरीके से यहाँ पे ये कॉन्ट्रैक्ट है वो भी एक्सप्रेस इंडेमनिटी भी हो सकती है और इम्प्लाइड भी हो सकता है। एक्सप्रेस में क्या क्या चीजें हैं, एक तो रिटर्न होता है, एक ओरल होता है। रिटर्न का जैसे कि कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट वगैरह होते हैं उनमें होता है। वर्बल जैसे किसी को प्रॉमिस कर दिया किसी विटनेस को, तो वो हो गया ओरल। एग्जाम्पल के तौर पे देखें तो मान लीजिए एक व्यक्ति है जो प्रॉमिस करता है इंडेमनीफाइड किसको, बी को, अगेंस्ट एनी लॉस अराइज फ्रॉम द डिफेक्ट इन द गुड सप्लाइज बाय हिम। तो ये हो गया एक एग्जांपल, इसका मतलब एक्सप्रेस उसको प्रॉमिस कर रहा है, बाय वर्ड्स कह सकते हैं या उसने कुछ रिटर्न में भी दे सकता है वो। सेकंड है इम्प्लाइड इंडेमनिटी, जो कि अराइज होती है फ्रॉम द कंडक्ट या कुछ सर्कमस्टेंसेस ऐसी होती है जिनसे कि अराइज हो रही है कि या हाँ कि यस यहाँ पे आपको रिटर्न में देने की जरूरत नहीं है। जनरली यहाँ पे अगर किसी भी तरह का कोई लॉस होता है तो वो दूसरा व्यक्ति उसको इंडेमनीफाई करेगा। जैसे कि एजेंट प्रिंसिपल का
रिलेशनशिप। बेलमेंट की कोई सिचुएशन है उसमें एग्जाम्पल की बात करें तो अगर प्रिंसिपल रिफ्यूज कर देता है गुड्स सप्लाइड बाय द एजेंट, तो यहाँ पे एजेंट है सेल्स एट लॉस, तो प्रिंसिपल है वो इंडेमनीफाई करेगा उस एजेंट को, क्योंकि उन दोनों का वो ऐसा रिलेशन है। तो वहाँ पे एक इम्प्लाइड अथॉरिटी, इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी ऑलरेडी एग्जिस्ट। कुछ अदर प्रैक्टिकल एग्जाम्पल हैं, उनकी भी बात कर लेते हैं कुछ शॉर्ट में। सबसे पहले एक तो है एम्प्लॉयमेंट कॉन्टेक्स्ट के बारे में बात करें तो जैसे कि कॉर्पोरेट इंडेमनिटी है, कंपनी इंडेमनीफाई करती है डायरेक्टर को फॉर डिसीजन मेड इन द ऑफिशियल कैपेसिटी, या एम्प्लॉय प्रोटेक्टेड है अगेंस्ट द पर्सनल लाइबिलिटी फॉर द वर्क रिलेटेड एक्शंस। अगर कोई एम्प्लॉय है ड्यूरिंग द एम्प्लॉयमेंट या ड्यूटी के दौरान कोई भी काम कर रहा है तो उसको कोई लॉस होता है तो वो प्रोटेक्टेड है, वहाँ पे इंडेमनिटी है वो क्लेम कर सकता है फ्रॉम द एम्प्लॉयर या कंपनी से। कंपनी बियर लीगल कॉस्ट या डैमेज जो भी है वो अपने आप बेयर करेगी। इसी तरीके से कॉमर्शियल ट्रांजैक्शन की बात करें यानी कि कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट आ गए, तो वहाँ पे जो मेन कॉन्ट्रैक्ट है वो इंडेमनीफाई करता है क्लाइंट को सब कॉन्ट्रैक्टर के क्लेम के अगेंस्ट। क्लाइंट प्रोटेक्टेड है लेबर के डिस्प्यूट या कोई मटेरियल सप्लाई क्लेम है वो डायरेक्टली क्या है कॉन्ट्रैक्टर और क्लाइंट का बीच में है, जो बाकी के अदर सप्लायर वगैरह आते हैं तो वो अपने आप कॉन्ट्रैक्टर देखता है, क्लाइंट प्रोटेक्टेड है उससे। कॉन्ट्रैक्टर की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है फ्रॉम दी साइट सेफ्टी वायलेशन के लिए, यहाँ पे जो मेन क्लाइंट है वो यहाँ पे प्रोटेक्टेड है। इसी तरीके से जो एग्जांपल बेलमेंट सिचुएशन के उसमें बात करें जैसे कि कार रिपेयरिंग शॉप की बात करें तो जहाँ पे कार ओनर है यानी कि बेलर है जिसने कि अपनी कार दी है तो वो इंडेमनीफाई करता है मैकेनिक को अगर उसमें किसी भी तरह का व्हीकल की वजह से मैकेनिक को अगर कोई लॉस होता है तो। सेक्शन 164 है वो कहता है कि बेलर मस्ट इंडेमनीफाई बेली अगर टाइटल डिफेक्टेड कॉज प्रॉब्लम। तो ये भी अगर हमें आगे है जो बेलमेंट वाली क्लास होगी उसमें डिटेल में डिस्कस करेंगे। और इसी तरीके से मैकेनिक है वो प्रोटेक्टेड है फ्रॉम द क्लेम बाय द थर्ड पार्टी। तो ये कुछ एग्जाम्पल थे इसके। उसके अलावा अगर हम एक स्कोप की बात करें या एक लिमिटेशन की बात करें कि जो सेक्शन 124 है वो कहाँ तक अप्लाई होता है, तो वो हम देख लेते हैं कि एक तो इसमें नैरो स्कोप है, सिर्फ ह्यूमन कंडक्ट होता है। इंग्लिश लॉ में यहाँ पे ब्रॉडर है, मैं ऑलरेडी बता भी चुका हूँ, जिसमें कि कुछ नेचुरल इवेंट्स हैं या बाकी सारी चीज़ें भी उसमें इंक्लूड है। लेकिन यहाँ पे इंडिया में जो है मोर रिस्ट्रिक्टिव नेचर का है, ह्यूमन कंडक्ट ओनली। दो चीज़ें उसमें दी गई थी, बाय द कंडक्ट ऑफ द प्रोमिसर यानी कि इंडेमनीफायर और अदर थर्ड पर्सन। तो जो इंडियन इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट है वो यहाँ पे जनरली 124 में है, इंक्लूड नहीं है। और अगर हम बात करें तो इंश्योरेंस के लिए अलग लॉ दिए गए हैं, इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट है जितने भी, और लाइफ है वो एक कंटीजेंट कॉन्ट्रैक्ट के तौर पे सेक्शन 31 है इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का, उसमें कवर होता है। ठीक है। उसके अलावा टाइमिंग इशू का मतलब कब यहाँ पे है जो ये कॉन्ट्रैक्ट है वो अराइज होता है, कब ये ट्रिगर करता है। तो उसके रिगार्डिंग जो गजानन मोरेश्वर का भी अभी हमने केस डिस्कस किया था, उसमें कहते हैं कि प्री मैच्योर शूट राइट्स हैं वो भी यहाँ पे अराइज हो सकते हैं। अगर आपको एक्चुअल लॉस नहीं हुआ उससे पहले भी आप है जो इसको क्लेम कर सकते हैं। बट जनरल रूल क्या कहता है कि एक रीजनेबल अप्रीहेंशन होनी चाहिए उस लॉस की। ठीक है। अब उसके अलावा इंडेमनीफायर है, हमने इंडेमनिटी होल्डर के राइट तो देख लिए, लेकिन इंडेमनीफायर के राइट्स भी तो हमें पता होने चाहिए ना। तो इसमें कुछ जनरल से राइट्स हैं इंडेमनीफायर के, तो वो कुछ हम देख लेते हैं शॉर्ट में। तो सबसे पहला इंडेमनीफायर का राइट है वो क्या है, सब राइट ऑफ सब्रोगेशन राइट, यानी कि जितनी भी रेमेडी इंडेमनिटी होल्डर को अवेलेबल होती हैं, यानी कि जो भी उसने इंडेमनीफायर से लिया है वो सारे के सारे, जैसे ही इंडेमनिटी होल्डर है वो कंपनसेशन ले लेगा, और मान लीजिए वो कंपनसेशन किसी थर्ड व्यक्ति की वजह से उसको मिली है, मतलब उसको लॉस किसी थर्ड व्यक्ति की वजह से हुआ है, तो उस केस में जो राइट अभी इंडेमनिटी होल्डर के पास थे उस लॉस को रिकवर करने के, उस लॉस के रिगार्डिंग जो इसने इससे लिए हैं, तो अब ये जो इंडेमनीफायर है ये इसके फुटिंग में चला जाएगा, यानी कि इसके पैर वो क्या कहते हैं किसी के जूतों में चढ़ना, मतलब जो राइट अब इसके पास थे वो सारे सारे राइट इसके पास होंगे उस थर्ड पर्सन के आगे, यानी कि जिस व्यक्ति ने लॉस किया है उससे वो है जो इंडेमनीफायर है वो रिकवर कर सकता है। नेक्स्ट राइट है राइट टू डिफेंड कंट्रोल ओवर द लिटिगेशन स्ट्रेटजी, यानी कि जो इंडेमनिटी होल्डर के ऊपर जो हमने राइट में जो 125 के सेकंड और थर्ड में जो लिटिगेशन की बात करें तो उसके ऊपर एक कंट्रोल होता है कि ये जो है इंस्ट्रक्शन देगा उसी के अकॉर्डिंग है जो इसको चलना पड़ेगा, कि आपको यहाँ पे कॉम्प्रोमाइज़ करना है या नहीं करना, इस पार्टिकुलर सूट को डिफेंड करना है नहीं करना, ब्रिंग करना है उस सूट को या नहीं करना, ये सारी चीज़ें हैं वो इसके पास में राइट है।
रिकवरी राइट की बात करें तो थर्ड व्यक्ति है जिसने भी लॉस किया है उससे वो है राइट है, वो जो भी लॉस है वो थर्ड व्यक्ति से रिकवर कर सकता है। अब उसको रिकवर करने के दौरान जो राइट है उसके पास वो कौन से होंगे, जो इंडेमनिटी होल्डर के पास राइट है सेम वही राइट उसी फुटिंग में जाके राइट ऑफ सबरोगेशन को यूज करके उसको रिकवर करेगा। तो ये था हमारा आज का टॉपिक, छोटा सा राइट ऑफ इंडेमनिटी। अब इसके कंक्लूजन में अगर हम कुछ चीज़ें देखें तो वही है सेम टू सेम रिस्क मैनेजमेंट मैकेनिज्म है जो कि 124 में हमें दिया गया है, बेसिक फ्रेमवर्क ये प्रोवाइड करता है। कुछ केस लॉज हैं हमने इसमें डिस्कस किए थे, तो ये सारी चीज़ें हैं वो हमने ऑलरेडी डिस्कस की हैं। तो आई होप कि आपको ये जो आज का लेक्चर है वो काफ़ी इंटरेस्टिंग लगा होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ में इसको शेयर करें, और यहीं कहीं पे आपको कोर्स का लिंक है वो मिल जाएगा, तो उससे आप जा करके देख सकते हो। और अगर इस पीडीएफ को डाउनलोड करना चाहते हैं तो वो आपको कोर्स में ही या ऐप पे या वेबसाइट पे है वो देखने को मिलेगी। और इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग।